नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप लोग भारत की नदी का भाग 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो जो वीडियो है इस वीडियो को काफ़ी एक तरीके से संबंधित है। इससे तभी आपको भारत की नदी का भाग 2 अच्छे से समझ में आने वाला है। मतलब ज़्यादातर संबंधित है कि कैसे भारत में कितनी नदियां हैं और जो भारत में नदी तंत्र है, भारत में नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में डिवाइड कर किया गया है। तो ये सभी जानकारी आपको उस वीडियो से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो इसमें बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए, दो तरीके से प्रश्न होता है। एक, यदि आपसे कोई पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। और भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, आप ध्यान से सुनिए, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और यदि आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। यदि चौड़ी नदी पूछा जाएगा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है अमेजन नदी है। और इसके बाद में एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है यांगतीसी क्यांग है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका कैलाश पर्वत का मानसरोवर झील है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और इसको तिब्बत में यरलुंग जंगपो या सांगपो कहा जाता है। और इसके बाद में भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी ही कहा जाता है। और इसके बाद में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। तो जमुना और पद्मा का संयुक्त रूप मेघना कहलाता है। तो ये सभी जानकारी आपको पहली वीडियो में भी दी गई है अच्छे तरीके से। तो आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, यदि नहीं देखें। यदि आप देखें हैं तो अच्छी बात है। इस वीडियो को पढ़ने के बाद दोनों को एक साथ नोट्स बना के रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए, बात करते हैं तिब्बत में आपका ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यरलुंग जंगपो कहा जाता है। तो सांगपो का मतलब होता है शोधक, प्यूरीफायर होता है। और इसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है, जहाँ पे इसको दिहांग कहा जाता है। तो इतना मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये काफ़ी परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, तो उसका नाम है यरलुंग जंगपो या सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। और इसके बाद में असम में उसका क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र है। और इसके बाद में बांग्लादेश में क्या नाम है, तो बांग्लादेश में जमुना नाम है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। तो असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और इसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में अवस्थित है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना और गंगा को पद्मा कहा जाता है। और इनका संयुक्त रूप मेघना कहलाता है तथा यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो बांग्लादेश व भारत में अवस्थित है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यदि आपसे पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जिसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा, तो यहाँ पे सुबनसिरी है, तीस्ता है, लोहित है, और इसके बाद में जो बराक हैं, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो मानस हो जाएगा, सुबनसिरी हो जाएगा, बराक हो जाएगा, संकोश हो जाएगा, तीस्ता हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, सुरमा व काला दान हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तीस्ता नदी की। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम तीस्ता नदी का उद्गम तिब्बत के
नीतामू झील से होता है और इसका संगम रंगपुर में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो तीस्ता नदी यहाँ आपका तिब्बत से निकलती है। तीस्ता नदी यहाँ तिब्बत से निकलेगी। तीस्ता नदी जो है यहाँ तिब्बत से निकलेगी और इसके बाद रंगपुर बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्रा नदी में जाके मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो लोहित नदी है। लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। और देखिए आप यदि वीडियो जैसे जो भी है कहीं पे भी आपको कुछ भी समस्या लगेगी तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप एकदम बेहिचक होकर कमेंट बॉक्स में वीडियो के संबंध में अपना सुझाव हमें दे सकते हैं, जिससे हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से सुधार कर पाएंगे। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे जो बराक नदी है। तो बराक नदी का उद्गम नागालैंड के माउंट जपेओ से होता है और ये मणिपुर से होते हुए बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है। तो ये जो बराक नदी है इसका उद्गम नागालैंड के जपेओ में होता है और ये मणिपुर से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। और ये जो बराक नदी है इसको बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो बराक नदी है इसके बेसिन पर मासीराम व चेरापूंजी स्थित है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासीराम है जो भारत के मेघालय में अवस्थित है। और इसके बाद में जो बराक नदी है इसको बांग्लादेश में सुरमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम लोग हिमालय नदी जो तंत्र है या उत्तर भारत का जो नदी तंत्र है उसके विषय में पूरा जानकारी ले चुके हैं। जो भारत की नदियों का भाग 1 है और इसके बाद में अभी जो ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में पढ़ा गया है इन सबको मिला दिया जाएगा तो हिमालय जो नदी तंत्र है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी हो गई है, जो मतलब ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो एक भी क्वेश्चन मतलब यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है, सभी फंसेंगे। तो आप इसको सही से ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है इसके अंतर्गत दक्षिण भारत की नदियां आती हैं। तो इसमें देखिए बात करते हैं जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है या हिमालयी अपवाह तंत्र से काफ़ी प्राचीन है। और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है इसकी प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती नदी है। देखिए एक पॉइंट नोट करिएगा, भारत या विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाने वाली जो नदी है उसका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी। और जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली जो नदी है उसका नाम है गोदावरी। और जो कृष्णा नदी है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी है। अब देखिए ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये समुद्र में गिरते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपका अपवाद के रूप में जिसको कहा जाता है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है वो है नर्मदा ताप्ती। मुख्य रूप से नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण ना करके ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। अब देखिए ज्वारनदमुख क्या होता है, तो नदियों का ताजा जल समुद्र के खारे जल से जिस बिंदु पर मिलता है उस मिलन बिंदु को ही ज्वारनदमुख कहते हैं। तो इसके विषय में यदि और अच्छे से जानना है तो आप लोग भाग 1 देख लीजिए नदियों का, भारत की नदियों का जो मैं पढ़ाया हूँ। अब देखिए बात करते हैं जो नर्मदा व ताप्ती को छोड़कर शेष सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। जो मांडवी नदी है ये भी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। अब देखिए जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो उसका नाम है नर्मदा और ताप्ती नदी। ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। भ्रंश घाटी क्या होता है, जब कोई नदी 2 पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है तो उसको कहा जाता है भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये है महानदी है और इसके बाद में यहाँ पे ये आपका गोदावरी नदी है और एक कृष्णा नदी है और ये जस्ट नीचे कावेरी नदी है। और इसके बाद में यहाँ नर्मदा है, ये ताप्ती है, ये माही नदी है, ये साबरमती नदी है और इसके बाद में ये लूनी नदी है। तो इन सब के विषय में अभी आगे हम लोग
पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और जो गोदावरी नदी इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए जाकर मिल जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो गोदावरी नदी है ये आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है और इसके बाद में ये दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसके बाद में इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं या जो भी हिमालयी तंत्र की जो नदियां हैं उनकी सहायक नदियों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो गोदावरी नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी है पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती नदी है। और जो गोदावरी नदी है ये भारत की दूसरी व प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो गोदावरी नदी घाटी है यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस का भंडार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए गोदावरी जो नदी घाटी है वो कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और जो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना है ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। और इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए। आप जब भी कोई भी वीडियो देखिए तो देखिए जो पढ़ने का नियम होता है, यदि आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात, आप रिवीजन करें बिना पेन कापी लिए हुए। लेकिन यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पेन कापी लेकर पढ़ेंगे तो आप लिखेंगे। जब वीडियो खत्म होगा तो इसके बाद में आप एनालिसिस करेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होगा आपके लिए वीडियो। तो आप लिखिए और इसके बाद में वीडियो को देखिए, दोनों काम करिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है कृष्णा नदी। तो इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो महाबलेश्वर के निकट से इसका उद्गम होता है। जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से होता है और यहाँ से निकल कर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देख लीजिए पीछे, यहाँ पे ये आपका कृष्णा नदी है। तो ये महाबलेश्वर जो पश्चिमी घाट है महाराष्ट्र में, यहाँ से निकलती है और इसके बाद में ये दक्षिण पूर्व की ओर भी बहते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और इसके बाद में बात करते हैं नागार्जुन सागर व अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर ही अवस्थित है। और देखिए जो कृष्णा नदी है मैं बताया हूँ ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ये देखिए जो नागार्जुन सागर बांध है ये भी कृष्णा नदी पर है, लेकिन नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद में जो अलमाटी बांध है ये भी कृष्णा नदी पर है, लेकिन ये कर्नाटक में है। और इसके बाद में कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, भीमा, कोयना व मूसी नदी इत्यादि जो नदियां हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ये जो देखिए मूसी नदी है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके बाद में कृष्णा नदी जल विवाद 1957 में आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के मध्य में जल बंटवारे को लेकर हुआ था। तो कोई पूछेगा कृष्णा नदी जल विवाद 1957 में क्यों हुआ था, तो ये कृष्णा नदी का जो जल है वो आंध्र प्रदेश व कर्नाटक दोनों राज्यों के मध्य उस जल का बंटवारा को लेकर आपका विवाद किया गया था। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और इसके बाद में यहाँ लिख लीजिएगा ये पश्चिम की ओर बहते हुए भ्रंश घाटी से होकर गुजरते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है क्योंकि ये उत्तर में विंध्याचल श्रेणी व दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत से होकर गुजरती है, इसलिए भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर
गिर जाती है। और जो धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो आपका है नर्मदा नदी। देखिए अरब सागर में गिरने के आधार पे कहा हूँ, लेकिन वैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है गोदावरी नदी है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए नर्मदा नदी है तो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके बाद में यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये आपका भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ दो नदियाँ हैं, एक नर्मदा है और एक ताप्ती है, जिसके विषय में अभी आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और इसके बाद में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और ये नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है पूर्व की दिशा में, पश्चिम की दिशा में नर्मदा नदी बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इसके बाद में बात करते हैं महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा के निकट अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और जो महानदी है ये पूर्व की ओर बहते हुए पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिरती है और महानदी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर अवस्थित है। अब देखिए जो भारत के प्रमुख बांध है उसका भी वीडियो मैं बनाया हूँ, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, तो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। और यदि आपको जियोग्राफी के संबंध में ज़्यादातर वीडियो देखना है तो आप लोग जियोग्राफी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइएगा, आपको वहाँ पे विश्व के भूगोल का और भारत के भूगोल की ज़्यादातर वीडियो मिल जाएंगी। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जस्ट आगे देख लेते हैं, ये महानदी है। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा से इसका उद्गम होता है और इसके बाद में ये आपका पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं महानदी की। देखिए यदि प्रमुख नदियाँ पूछा जाएगा, प्रमुख सहायक नदी पूछा जाएगा तो इसको बताइएगा जोंग, लोंग और तेल, ये महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। लेकिन यदि तट के आधार पर पूछा जाएगा तो बाएं तट की नदी है महानदी की मांड, ईब और हंसदेव। और इसके बाद में दाएं तट की नदी जोंक, लोंग व तेल, ये सभी दाएं तट की महानदी की सहायक नदियां हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बात करते हैं कावेरी नदी इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका उद्गम कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और ये तमिलनाडु के निकट कराकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जस्ट ये है आपका, यहाँ पे है कावेरी नदी। तो ये कावेरी नदी आपका, इसका जो उद्गम है कर्नाटक से होता है और इसके बाद में ये तमिलनाडु के कराकल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये आपका कावेरी नदी पर अवस्थित है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर अवस्थित है। देखिए जो भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं इसका भी वीडियो मैं बनाया हूं, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखिए बात करते हैं तमिलनाडु के तंजावर जिले के समीप समकोड़ी डेल्टा का निर्माण करती है कावेरी नदी। अब आगे बात करते हैं हम लोग ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित मुल्ताई से होता है। और इसके बाद में जो ताप्ती नदी है ये पश्चिम में नर्मदा के समांतर बहते हुए भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। मतलब ये जो ताप्ती नदी है ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है और ये सूर्य का निर्माण ये भी करती है। और इसके बाद में देखिए जो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और इसके बाद में भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। जो ताप्ती नदी है भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो नर्मदा ताप्ती दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। अब बात करते हैं लूनी नदी। तो लूनी नदी इसका उद्गम अजमेर के निकट
अरावली पहाड़ी से होता है, जहां दो नदियां सरस्वती व साबरमती आकर मिलती हैं, वहां से लूनी नदी का निर्माण होता है। और इसके बाद में लूनी नदी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। लूनी नदी अंतस्थलीय प्रवाह वाली नदी है, क्योंकि ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। जैसे सरस्वती नदी इस समय विलुप्त हो चुकी है, तो सरस्वती नदी भी अंतस्थलीय नदी की श्रेणी में आती है। और जो लूनी नदी है इसको लवणकारी नदी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लूनी नदी है ये आपका साबरमती, लूनी नदी जो है आपका ये आपका साबरमती और इसके बाद में सरस्वती दोनों नदियों के संगम से, साबरमती और सरस्वती दोनों नदियों के संगम से उत्पन्न होती है। और इसके बाद में राजस्थान में जाकर ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आगे बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत में मेहर झील से होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका माही नदी है। तो माही नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत के मेहर झील से होता है। और इसके बाद में ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसके बाद में ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो माही नदी मध्य प्रदेश राजस्थान, माही नदी मध्य प्रदेश राजस्थान व गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी माही नदी। और इसके बाद में भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगे या जायरे नदी जो अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। और इसके बाद में मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी, ये भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं काली नदी। काली नदी का उद्गम कर्नाटक के डिग्गी गांव से होता है और यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और जो काली नदी है मैग्नीज ऐश के कारण ये प्रदूषित हो गई है। तो काली नदी मैग्नीज ऐश के कारण प्रदूषित हो गई है। इसके बाद में बात करते हैं साबरमती नदी। तो जो साबरमती नदी है यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका है साबरमती नदी, यहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए ये आपका साबरमती नदी है। तो इसके विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। साबरमती नदी का जो उद्गम राजस्थान के अरावली पर्वत से होता है और पश्चिम में बहते हुए ये भी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके बाद में बात करते हैं शरावती नदी। जो शरावती नदी है इसी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो शरावती नदी है इसका उद्गम कर्नाटक के शिवमोगा जिले से होता है और पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में गिर जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, अब नोट कर लीजिए, आपके पास ज़्यादा नदियाँ हो गई, कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, माही और इसके बाद में साबरमती, शरावती, ये सभी नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। और जो शरावती नदी है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात इसी पर अवस्थित है। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बात करते हैं मांडवी नदी। मांडवी जो नदी है इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, जो कर्नाटक, महाराष्ट्र व गोवा राज्य में बहती है। और इसके बाद में बात करते हैं जुआरी नदी। जुआरी नदी गोवा राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो आपसे यदि पूछा जाएगा जो मांडवी नदी है जिसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन गोवा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका नाम है जुआरी नदी। गोवा की राजधानी है पणजी। और इसके बाद में कर्नाटक की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर बात करते हैं केरल की सबसे बड़ी नदी। तो आपका भरतपुछा, केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुछा है जो अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, जहाँ पे इसे पोनानी भी कहा जाता है। केरल की राजधानी भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है और जिसको केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है और इसके बाद में जो केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए
आखिरी जो नदी है इसके विषय में चर्चा करते हैं। ज़्यादातर देखिए हम लोग महत्वपूर्ण नदियों के विषय में ही जानकारी लिए हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। वैसे तो ढेर सारी नदियां हैं, 400 समझ लीजिए 4000 छोटी और बड़ी नदियां हैं, जिसको 23 बृहद और 200 लघु स्तरीय नदियों के रूप में विभाजित करके पढ़ा जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रमुख नदियों के विषय में ही चर्चा किए हैं। तो बात करते हैं सुवर्ण रेखा नदी। ये जो सुवर्ण रेखा नदी है ये झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो नगड़ी गांव के निकट से बहते हुए पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये है सुवर्ण रेखा नदी। ये आपका सुवर्ण रेखा नदी ये झारखंड से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है और इसके बाद में पूर्व की दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो हुंडरू जलप्रपात है ये सुवर्ण रेखा नदी झारखंड में अवस्थित है। और इसके बाद में जो जमशेद नगर जो झारखंड का एक शहर है, जमशेदपुर जो है ये आपका सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे अवस्थित है। परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ शहर, तो उसका नाम है जमशेदपुर। वैसे जमशेदपुर जो है वो दो नदियों के किनारे बसा हुआ, सुवर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे। तो इस तरीके से आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए वीडियो के संबंध में आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त से भी कहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी दबा दें। तो धन्यवाद।